हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो क्या है, किससे रिलेटेड है? निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। और यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा दिया है कि भारत का चुनाव आयोग स्थायी संवैधानिक संस्था है। तो ये कौन सा, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अनुसार भारत का चुनाव आयोग ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब है इसका संविधान में उल्लेख है या नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल उल्लेख है। हम आर्टिकल 324 से लेके 329 तक क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 324 से लेके 329 तक हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आपके चुनाव आयोग के बारे में। इसका मतलब ये संवैधानिक संस्था है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। आयोग के निर्णय को भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, ये ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आयोग के निर्णय को क्या किया जा सकता है, आयोग आपके न्यायालय के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इसे क्या दिया जा सकता है? चुनौती दी जा सकती है। तो यही ऑप्शन इसमें से क्या है? गलत है। बाकी ऑप्शन देख लेंगे हम। चुनाव और राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ मामलों में आयोग अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार रखता है। बिल्कुल ये चीज सही है। क्योंकि न्याय आपका जो आयोग है ये क्या है? एक तो यह किसका काम करता है? एक तो यह सलाहकारी है। क्या है? सलाहकारी आयोग है। सलाहकारी आपका आयोग है, ये सलाह देने का कार्य करता है। ठीक है, एक चीज तो इसका और काम क्या है? इसका काम है आपके किससे रिलेटेड? प्रशासन से रिलेटेड। और ये क्या है? अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार रखता है। ये ऑप्शन भी सही था। संविधान के अंतर्गत आयोग संसद और राज्य विधायकों के सदस्यों के चुनाव के उपरांत योग्यता के मसलों पर, किस पे? योग्यता के मसलों पर सलाहकारी क्षेत्राधिकार रखता है। बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, संसद का अगर चाहे आपका एमपी हो और चाहे आपका क्या हो, किसी विधानसभा का एमएलए, अगर इनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है तो ये क्या करता है? सलाह देने का सलाहकारी क्षेत्राधिकार रखता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार देखो, आर्टिकल 103 के तहत ये किसको सलाह देता है? ये सलाह देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है सलाह? राष्ट्रपति को। और आर्टिकल 192, ठीक है, अनुच्छेद आपका कौन सा? 103 और अनुच्छेद 192 के तहत आपको किसको देता है सलाह? ये राज्यपाल को। अच्छा, ये क्या सलाह देता है कि अगर मानो कोई भी व्यक्ति एमएलए है, उसने चुनाव लड़ा और उसकी योग्यता पे कि भाई इसने जो चुनाव लड़ा है ये इस चीज के योग्य है भी नहीं, या है, इसके बारे में वो किसको सलाह देता है? राज्यपाल को। अगर यही चुनाव किसका हो, आपके लोकसभा सदस्य का हो चाहे राज्यसभा सदस्य का, उनकी योग्यता के बारे में ये किसको सलाह देता है? तो वो देता है आपके राष्ट्रपति को। तो ये सारे ऑप्शन सही थे। इसमें से कौन सा सही नहीं था? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा चुनाव 2024 में द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम डीएमके को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? देखिएगा, लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ था, इसमें सर्वाधिक सीटें अगर आपसे पूछ ली जाए तो सर्वाधिक सीटें किसको मिली थी? ये मिली थी आपके किसको? बीजेपी को। और कितनी मिली थी? तो ये मिली थी 240। ठीक है। अच्छा, दूसरी सीटें किसको मिली थी? तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस को मिली थी 99 सीटें। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सबसे कम सीटें किसको मिली थी, तो आप गवर्नमेंट को मिली थी। आप गवर्नमेंट को मिली थी और वो कितनी मिली थी? 3। इसके अलावा बहुत सारी सीटें अलग अलग गवर्नमेंट को मिली है, पर ये याद रखिएगा। इसमें किसका पूछा है आपसे? डीएमके को पूछा है। तो डीएमके को सीट मिली थी आपके कितनी? 22। ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा निर्वाचन 2024 में सर्वाधिक महिलाओं को प्रत्याशी बनाने वाला राजनीतिक दल निम्न में से कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें से कौन है? तो इसमें से ये है आपके भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था? सर्वाधिक महिलाओं को अपनी तरफ से इलेक्शन लड़वाया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए थे? जो 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों के अंदर कंप्लीट हुए थे? ऑप्शन दिया है 6, 7, 8, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये 7 चरणों के अंदर कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नांकित में से किस समिति
किस समिति ने किस समिति ने सिफारिश की थी कि विधानसभाओं और लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आयु योग्यता 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए? यह असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था। देखिएगा, ऑप्शन दिया है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, एन एन वोहरा समिति और तारकुंडे समिति। इनमें से कौन सा आपके करेक्ट हो जाएगा? तो देखिएगा कि अगर आपके ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 25 वर्ष से घटाकर आयु 21 वर्ष कर देनी चाहिए, किसकी? जो चुनाव लड़ रहे हैं सदस्यों की। और ये वर्डिक्ट किसने दिया था, ये निर्णय किसने दिया था? तो ये समिति ने, कौन सी समिति ने दिया था? दिनेश गोस्वामी समिति। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दिनेश गोस्वामी समिति बनी कब थी? तो ये बनी थी आपके 1990 के अंदर। कब? 1990 के अंदर। अगर पूछ लिया जाए इंद्रजीत गुप्ता समिति कब बनी थी, तो ये बनी थी 1998 के अंदर। ठीक है। तारकुंडे समिति, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आप तारकुंडे समिति भी किससे रिलेटेड है? ये भी आपके इलेक्शन से रिलेटेड है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म नारा गलत है? इनमें से कौन सा नारा गलत है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर पूछा था आपसे। ऑप्शन, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ऑप्शन इसके अंदर क्या दिया था? लाल कृष्ण आडवाणी। नहीं, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी। ये जरूर याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था। इंदिरा हटाओ देश बचाओ जयप्रकाश नारायण, ये बिल्कुल करेक्ट है। माँ, माटी, मानुष, ये किसने नारा दिया था? ममता बनर्जी ने। ठीक है, ममता बनर्जी। ये नीचे की साइड में आ गया। 80% के समाजकरण, 20% के राजकरण, ये नारा किसने दिया था? इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा था। तो ये किसने दिया था? ये दिया था बाला साहब ठाकरे ने। बाला साहब ठाकरे। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें से ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही था, ये भी सही था। कौन सा गलत था आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत था। निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से मतदान कराए जाने की अनुशंसा की थी? ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने ये कहा था कि अब क्या करवाया जाए, जो इलेक्शन करवाए जाते हैं ये किससे करवाए जाए? आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाए जाए। ये कौन सी कमेटी ने कहा था? ऑप्शन दिया है इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और बोहरा समिति। तो इसने ये वर्डिक्ट किसने दिया था, ये निर्णय किसने दिया था, किसने अनुशंसा की थी? तो दिनेश गोस्वामी समिति ने। याद रह जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा है दिनेश गोस्वामी की दो चीज तो हमने पढ़ ली कि एक तो आपका वोट किससे करवाया जाए, आपका वोटिंग किससे हो, ईवीएम के माध्यम से हो। और एक जो सदस्य हैं विधानसभा और लोकसभा के, इनके सदस्य हैं, इनकी जो एज है 25 साल के सदस्य चुनाव लड़ सकता है। कोई भी सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उसे घटा के कितनी कर देनी चाहिए? वो कर देनी चाहिए 21 वर्ष। यह निर्णय भी कौन सी समिति ने दिया था? यह भी दिया था दिनेश गोस्वामी समिति ने। और इससे रिलेटेड मैंने एक चीज बताई, ये समिति बनी कब थी? तो 1990 के अंदर बनी थी। ये चीज आप याद रखिएगा। भारत में निम्न में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव का खर्च का गलत हिसाब दर्ज कराने पर चुनावी अपराध बनाया जाना चाहिए, प्रावधान का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा होनी चाहिए? ये कौन सी समिति ने कहा था? डीएम तारकुंड समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति और दिनेश गोस्वामी समिति। तो ये आपका किसका था निर्णय? दिनेश गोस्वामी समिति का। 3-4 बता दिए मैंने। एक तो 25 वर्ष से उम्र कम करके कितनी कर दी जानी चाहिए? 21 वर्ष कर दो। दूसरा, अगर कोई भी आपको चुनाव लड़ता है और उसका गलत हिसाब किताब देता है, किसको? भारतीय निर्वाचन आयोग को, तो उसको 2 वर्ष की सजा दे दो। ये किसने कहा था? दिनेश गोस्वामी समिति ने। ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, 70 के दशक में गठित निम्न में से किस समिति ने भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव दिया था? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति और तारकुंडे समिति। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तारकुंडे समिति ने कहा था कि अभी जो मतदाता हैं जिनकी एज 21 साल है, वो घटाकर आपको कितनी कर देनी चाहिए? 18 वर्ष कर देनी चाहिए। यह निर्णय, यह वर्डिक्ट किस में था? आपके तारकुंडे समिति के अंदर था। ये चीज याद रह जाइए। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, दिनेश गोस्वामी समिति ने जो बात की थी वो बात की थी सदस्य से रिलेटेड। किससे रिलेटेड?
सदस्य जो चुनाव लड़ने वाले हैं। तारकुंडे ने समिति ने किससे रिलेटेड की थी? वो की थी आपके मतदाता से रिलेटेड। किससे? मतदाता। इन्होंने क्या कहा था? मतदाता की जो उम्र 21 है उसे कम करके कितनी कर दो? 18 वर्ष। इन्होंने कहा जो सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी 25 वर्ष से कम कर कर 25 वर्ष से उम्र कम करके कितनी कर दो? 21 वर्ष कर दो। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में 2024 में 18वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या क्या है? महिला सदस्यों की संख्या क्या है? यह थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर आपसे पूछा गया था। ऑप्शन दिया है 74, 78, 80, 79। तो कितनी सदस्य संख्या है? आपके 74। और ये कुल कितने आपके जितने भी लोकसभा सदस्य हैं, जितने भी लोकसभा सदस्य हैं उनका ये कितना परसेंट आ जाता है? तो लगभग आप याद रखिएगा 13 पॉइंट को परसेंट के आसपास में ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा आप 13 पॉइंट कुछ मतलब लगभग लगभग ये 14% के आसपास में आ जाता है, 14% के लगभग महिलाओं की सदस्यों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौमिक मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर पूछा गया था। पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और मणिपुर के अंदर। तो किसमें किया गया था? वो आपके मणिपुर के अंदर किया गया था। आजादी के बाद में पहली बार सार्वभौमिक मताधिकार का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो मणिपुर राज्य के अंदर किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरी, अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अभी पहले तो जो मतदाता होते थे उनकी आयु कितनी होती थी? 21 वर्ष हुआ करती थी। 21 वर्ष हुआ करती थी। और अभी जो आप मत देते हो उनकी आयु कितनी है? मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये 21 वर्ष से 28 वर्ष किया, सॉरी 18 वर्ष किया गया? तो ये किया गया था आपके 61वां जो आपके संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपके 1989 के अंदर हुआ था। उसके द्वारा पहले चुनाव में के अंदर जो मत देते थे उनकी एज तो होती थी 21। बाद में 21वां संविधान, सॉरी 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ। उसके तहत आयु कितनी कर दी गई? आपके 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है, निर्वाचन आयोग करता है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त से मंत्रणा करके करता है, संसद करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये संविधान के कौन से भाग में है? तो ये संविधान के भाग 15 के अंदर इसका क्या है? उल्लेख है। कहां से कहां तक? अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 324 से लेके ये कहां तक है? आपके 329 तक है। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप, भारत में चुनाव आयोग शक्तियां प्राप्त करता है। भारत में चुनाव आयोग शक्तियां कहां से प्राप्त करता है? पीएसआई 1996, संसद से, न्यायपालिका से, राष्ट्रपति से या संविधान से? एक बात बताओ, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप कहोगे इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। क्या इसका संविधान में उल्लेख है? तो आप कहोगे हाँ। क्या इसके अंदर हम इसके बारे में सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा इसको इस तरीके से याद कर लो कि क्या इसके अंदर हम अनुच्छेद पढ़ते हैं क्या? हाँ अनुच्छेद पढ़ते हैं, संविधान के अंदर इसका उल्लेख है। तो इसका मतलब ये कौन सी संस्था है? आपके संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। तो इसका उल्लेख किसमें होगा? संविधान में होगा। तो इसको शक्तियां किससे प्राप्त होगी? संविधान से प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% सीट प्राप्त करनी चाहिए? तो 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी पार्टी है, दो पार्टियां होती है, एक तो नेशनल लेवल पे पार्टी और एक अपने राज्य स्तर की पार्टी। अगर कोई ऐसी पार्टी है जो राज्य स्तर की है, अब उसे नेशनल लेवल की पार्टी बनना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? आपके जितने भी लोकसभा के अंदर, क्या ठीक है, जितने भी लोकसभा के अंदर
चुनाव में 2% सीट प्राप्त करनी चाहिए। कितनी? 2% सीट प्राप्त करनी चाहिए। देखो कैसे, कि टोटल सीटें कितनी है अपने यहाँ पे है, टोटल सीटें 545। 545 में से दो पर तो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, और बाकी बची 543। अब इस 543 का कितना परसेंट, 2% क्या मिलना चाहिए, उनको सीट मिलनी चाहिए। अब इसका 2% निकालेंगे तो 2% तो होता है आपके 10.86। अब ऐसी सीट तो कोई होगी नहीं कि आधी सीट, चौथाई सीट, तो इसको पूर्णतः हम क्या ले लेते हैं, 11 सीट। 11 सीट मतलब कोई भी ऐसी पार्टी है जिसे लोकसभा की कुल सीटों का कितना मिलना चाहिए, 2% सीट उसे क्या मिलनी चाहिए, मतलब 2% सीटों पर उसकी जीत होनी चाहिए। और कितने राज्यों से, 3 राज्यों से। कितने राज्यों से, 3 राज्यों से। या फिर इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी आपके स्टेट लेवल की पार्टी है और वो चार चार स्टेट के अंदर उसे स्टेट लेवल की पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त है, तो वो क्या बन जाएगी, आपके नेशनल पार्टी बन जाएगी। ये चीज याद रह जाएगी। ठीक है। या फिर कोई ऐसी पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी है जिसे लोकसभा चुनावों के अंदर कुल कुल वोट का, कुल वैधानिक वोट का जितने वोट पड़े हैं उसका 6% उसे वोट मिले, और कितने राज्यों से मिले, वो 4 राज्यों से उसे मिले, तो भी वो क्या बन सकती है, नेशनल पार्टी आपकी बन सकती है। बस इतनी चीज याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल पार्टी बनने के लिए न्यूनतम कितनी सीटों की आवश्यकता होगी, तो भाई 2% निकालेंगे तो न्यूनतम 11 सीटों की आवश्यकता होगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103, भारत के संविधान अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? लोकसभा अध्यक्ष की, निर्वाचन आयोग की, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की, या फिर महान्यायवादी की? किसकी? तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सदस्य है, कोई भी संसद का सदस्य है, कोई भी लोकसभा का सदस्य है, सॉरी, कोई भी लोकसभा का सदस्य है, उसकी निर्हरताओं का मतलब है उसकी अयोग्यता, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जिसने चुनाव लड़ा है, उसकी अयोग्यता या योग्यता के बारे में अगर डिसीजन लेना है किसको, राष्ट्रपति को, तो वो किससे, ठीक है, तो वो किससे सलाह ले सकता है, तो वो निर्वाचन आयोग से सलाह ले सकता है। और ये किसके अंदर लिखा है, ये आपके अनुच्छेद, आपके आर्टिकल 103 के अंदर लिखा हुआ है। किसके अंदर लिखा हुआ है, 103 के अंदर। वहीं 192 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधानसभा से संबंधित, विधानसभा सदस्य से संबंधित यदि निर्णय ले सकता है, किससे रिलेटेड, निहरताओं से रिलेटेड, तो वो किसकी सलाह ले सकता है, वो निर्वाचन आयोग की सलाह ले सकता है। ये बात किसमें लिखी है, ये अनुच्छेद 192 के अंदर लिखी है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व के अंदर आई थी? 1975, 1977, 1980, 1985। तो ये कब आई थी? 1980 के अंदर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, भारतीय जो जनसंघ है उसके संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजगोपालचारी, दीनदयाल उपाध्याय, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो या आज जो हम जनसंघ पार्टी जो देख रहे हैं, जिसे आज आप बीजेपी के तौर नाम पे जानते हो, पहले उसका नाम भारतीय जनसंघ था, उसके संस्थापक कौन थे, उसको स्टार्ट किसने किया था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? राष्ट्रीय दल का मतलब जो नेशनल लेवल की पार्टी है। वैसे तो इसके अंदर 74 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, 74 राजनीतिक दलों ने इसके अंदर भाग लिया था, पर उसमें से केवल और केवल 14 तो आपके नेशनल लेवल की पार्टी थी, और रिमेनिंग 60 थी जो आपके स्टेट लेवल की पार्टियां थी। तो टोटल तो आपसे किससे पूछा है, राष्ट्रीय दलों के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 14 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नांकित महिलाओं में से कौन भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एकमात्र महिला जो भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है, वो कौन है? तो वीएस रामा देवी है, जयंती पटनायक है, विभा सारथी है, या वी मोहिनी गिरी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो वी एस रामा देवी है जो भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है, एकमात्र महिला। क्या? एकमात्र महिला, एकमात्र महिला, ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम,
डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर सुकुमार सेन, के वी के सुंदरम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपके डॉक्टर सुकुमार सेन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के सेकंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के आपके सेकंड जो द्वितीय नंबर के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन थे? तो वो थे आपके केवी के सुंदरम। कौन थे? केवी के सुंदरम। याद रह जाएगा। पहला तो हमने पढ़ लिया, पहले तो कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन। दूसरे कौन से मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके? दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन थे? केवी के सुंदरम। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो भी वो कौन हो जाएगा? आपके केवी के सुंदरम। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, याद रह जाएगा, सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। भारत में एक साथ चुनाव करने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? सीईटी 2024 के अंदर यह पूछा गया था। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी, श्री रामनाथ कोविंद, श्री विजयपाल सिंह तोमर और बापू राम निषाद। तो इसमें से कौन से बापू राम निषाद कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद हैं जो आपके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनकी इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। किसके लिए? वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मुद्दे की जांच करने के लिए। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। रिसेंटली बहुत मुद्दा ये चल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा आप। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने या एन के गांधी ने? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा। भारत के भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय नहीं है। यह तो गलत है। ठीक है, हमें इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है और स्थायी भी है। ठीक है, इसने नहीं बोल के यहाँ पे गलती कर दी। फिर प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति तो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों के लिए सेवा की शर्तों और कार्यकाल निर्धारित करते हैं। यह भी सही है। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों के लिए सेवा की शर्तें और कार्यकाल निर्धारित करते हैं। ये भी सही है। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनावों की देख रेख नहीं करता। यह ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कौन करता है? भारत का चुनाव आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग ये कार्य करता है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों की चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? 321, 324, 356, 363। तो ऑप्शन नंबर से आपके क्या हो जाएगा? 324 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। चुनाव आयोग की सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी चुनाव आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती है। ये चुनाव आयुक्त 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद पर रहते हैं। तो इसमें से ये तो गलत है, क्योंकि वो 65 वर्ष और 6 वर्ष वाला कंडीशन यहाँ पे लगेगी। जो भी 65, अगर 6 साल पहले पूरे हो जाए तो वो, या 65 साल की पहले पूरे हो जाए तो वो, ये रहता है इसमें। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। तो केवल आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार की गई थी। तो ये कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना की गई थी? आपके चुनाव आयोग की। स्टार्टिंग में ये क्या था? एक सदस्य आयोग था। कैसा था? एक सदस्य आयोग था।
पर बाद में क्या बन गया, ये बाद के अंदर आपके बहुसदस्य आयोग बन गया। क्या बन गया? बहुसदस्य बहुसदस्य आयोग। अब यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो बहुसदस्य आयोग ये कब बना था? बहुसदस्य आयोग कब बना था? तो ये बना था आपके 1993 में। कब? 1993 में। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, 1 सितंबर 2020 से ईसीआई में चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला? 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो आपके ईसीआई चीफ इलेक्शन जो इंडिया के जो आपके आयुक्त हैं, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो कौन है आपके अभी वर्तमान में? राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25th नंबर के हैं। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्यपाल की अनुशंसा पर क्षेत्रीय आयुक्त को वहां से नहीं हटाया जा सकता। वहां से नहीं हटाया जा सकता जहां वह पदस्थ है। तो ये ऑप्शन तो आपके क्या हो गया? गलत, क्योंकि आपके राज्यपाल की अनुशंसा पर रीजनल जो आपके आयुक्त होते हैं, क्षेत्रीय आयुक्त होते हैं, उनको हटाया जा सकता है। निर्वाचन निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो केवल दो ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। लोकसभा के चुनावों में निम्न में से कौन बूथ कैप्चरिंग के आधार पर या चुनाव को स्थगित कर सकता है या मतदान को रोक सकता है? देखो, अगर बूथ कैप्चर हो गया, मानो लोकसभा का आपका चुनाव चल रहा है, और जहां पे वो मतदान केंद्र है जिसे बूथ कहते हैं हम, उसको क्या कर लिया गया है? कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, उसको क्या कर लिया गया? उस पर कब्जा कर लिया गया है। अब वहां पे चुनाव रोक दिए जाने चाहिए, ये मतदान को रोक देने चाहिए, या चुनाव को स्थगित करना, ये निर्णय लेने का अधिकार किसके पास में होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास में होता है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास, भारत के निर्वाचन आयोग के पास, यह उस निर्वाचन क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी के पास में। तो किसके पास में होगा? देखो, राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास तो होगा नहीं भाई। अगर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास में ये पावर थोड़ी हुई, ये पावर तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास होनी चाहिए थी, पर उसके पास में भी नहीं होती। और उस क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी के पास, ये भी गलत है। तो किसके पास में होती है? भारत के निर्वाचन आयोग के पास में होती। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? अभी हमने पढ़ा था, इसको बार बार पढ़ने से मतलब नहीं है। 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक उसका क्या रहता है? आपके कार्यकाल रहता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, सॉरी। किसी निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता सिवाय इसकी सिफारिशों के। किसकी सिफारिशों के? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या विधि मंत्री। तो किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। फिर देखिएगा, सूची का आपको क्या करना है? आपके मिलान करना है। ठीक है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ये भी सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग 340, ये भी करेक्ट है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 और आधिकारिक भाषा आयोग अनुच्छेद 344, तो सही है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आयोग के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को निम्न में से किससे अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए? किसकी बात हो रही है? संसद की बात हो रही है। ठीक है, तो किससे आपको? तो सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, भारत का महान्यायवादी और भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो किससे आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए राष्ट्रपति जी को? निर्वाचन आयोग से। किसके अंदर ये बात लिखी हुई है? ये 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन के अंदर ये बात लिखी हुई है। ये चीज याद रखिएगा आप। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल से पहले पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर या कैबिनेट की अनुशंसा पर। तो याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। बस ये चीज आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण समय समय पर निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर, प्रधानमंत्री कार्यालय की सलाह पर, केंद्रीय विधि मंत्रालय की अनुशंसा पर, या संसद द्वारा इस विषय पर कानून बनाए जाने पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन से आर्टिकल में लिखा है कि संसद निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 327 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 327 में यह बात लिखी गई है। मतदाता सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद पर, स्थानीय प्रशासन पर, निर्वाचन आयोग पर, या राज्य सरकार पर? तो ये किस पे होती है? आपके निर्वाचन आयोग पर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।